आज हमारे सामने एक एक अजीब पहेली है, एक कहानी है द बिलियनेयर्स बिट्रेयल से, जिसमें एक इंसान अपना सब कुछ खो देता है और फिर आखिर में कहता है कि उसने सब कुछ पा लिया। बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? मतलब एक आदमी जो अर्श से फर्श पर आ गया, वो अपनी बर्बादी में ही अपनी सबसे बड़ी जीत कैसे देख सकता है? हाँ, आज हम इसी सवाल का जवाब इस कहानी की परतों को खोलकर ढूंढेंगे। और ये सवाल ही इस कहानी का सार है। ये सिर्फ एक प्यार और धोखे की कहानी नहीं है। अच्छा। ये पहचान की, मतलब आइडेंटिटी के बनने और टूटने की कहानी है। हम अक्सर दौलत को बैंक बैलेंस से नापते हैं, पर ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक इंसान की असली नेटवर्थ क्या होती है। और इसका अंत हमें जो जवाब देता है वो आरामदायक नहीं बल्कि काफी चौंकाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आरव से, जो कहानी का मुख्य पात्र है। जी। उसे शहर का सबसे कम उम्र का करोड़पति बताया गया है। महंगे सूट, बड़ी गाड़ियां, ऊंची इमारतें, मतलब बाहर से देखने पर तो उसके पास सब कुछ है। सब कुछ है। लेकिन कहानी की पहली ही परत हमें यह बताती है कि इस चकाचौंध के पीछे एक गहरा खालीपन है। ये सिर्फ अकेलापन नहीं है, कुछ और है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ अकेलापन नहीं, ये एक आइडेंटिटी वॉइड है, मतलब पहचान का खालीपन। पहचान का खालीपन। हाँ, आरफ की जो पूरी पहचान थी ना, वो उसके करोड़पति होने के टाइटल से जुड़ी थी। वो आरव कम और बिलियनेयर ज्यादा था। उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी जिस पर वो खड़ा हो सके। अच्छा। और जब किसी इंसान की पहचान इतनी खोखली हो तो वो उसे भरने के लिए किसी भारी चीज की तलाश करता है। आरफ के लिए वो तलाश प्यार के रूप में सामने आई। और यही एंट्री होती है अनाया की। कहानी में उनकी पहली मुलाकात का जिक्र बहुत खूबसूरती से किया गया है। बारिश, सादगी और एक नजर में प्यार। जी। आरव को उससे देखते ही महसूस होता है, यही है, यही मेरा घर है। ये घर शब्द, ये बहुत शक्तिशाली है। वो एक पार्टनर नहीं, एक ठिकाना ढूंढ रहा था। सही बात है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है। कौन सी? उसे आइडेंटिटी फ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब है जब एक इंसान की मैं की भावना दूसरे इंसान की तुम की भावना में इतनी घुल मिल जाए कि दोनों के बीच कोई सीमा ही ना बचे। आरव ने अनाया से सिर्फ प्यार नहीं किया, उसने अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद अनाया के साथ जोड़ दिया। उसका वो खालीपन अब अनाया से भर गया था। तो उसकी पहचान करोड़पति आरव से बदलकर अनाया का आरव बन गई थी। और ये एक बहुत खतरनाक जोन है। खतरनाक क्यों? प्यार में खुद को किसी के लिए समर्पित कर देना तो एक बहुत रोमांटिक विचार माना जाता है। आरव ने भी तो वही किया। महंगे तोहफे, विदेश यात्राएं, अपनी पूरी दुनिया उसके नाम कर दी। रोमांटिक जरूर है, लेकिन मनोविज्ञान की नजर से देखें तो ये एक बहुत बड़ा जुआ है। जुआ कैसे? जब आप अपनी पूरी पहचान किसी एक इंसान पर दांव पर लगा देते हैं तो आप अपनी तर्क संगत सोच खो बैठते हैं। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस। मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस मतलब जब हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो हमारा दिमाग उन सभी संकेतों को नजरअंदाज कर देता है जो उस चाहत के खिलाफ जाते हों। जैसे कि रेड फ्लैग्स। बिल्कुल। आरफ के दोस्त उसे चेतावनी दे रहे थे, उसका परिवार दूर हो रहा था, उसकी कंपनी हाथ से निकल रही थी। ये सब लाल झंडे थे, पर आरव उन्हें देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका दिमाग उसे देखने ही नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि इन झंडों को मान लेने का मतलब था ये मानना कि उसका घर खतरे में है, उसकी नई पहचान झूठी है। मतलब वो जानबूझकर अंधा नहीं था, बल्कि उसका दिमाग उसे अंधा रहने पर मजबूर कर रहा था। हाँ, ताकि वो उस भावनात्मक सुरक्षा को न खोए जो उसे अनायास से मिली थी। ये तो बहुत जटिल है। मुझे तो लगा था कि वो शायद बस प्यार में भोला था, लेकिन ये तो कुछ और ही कहानी है। नहीं, भोलापन और मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस में यही तो फर्क है। ये एक तरफा समर्पण जो था ना, हाँ, वो एक तरह से खुला दरवाजा था जिसका अनाया ने पूरा फायदा उठाया। और फायदा भी इस हद तक उठाया कि आरफ की दुनिया ही उजड़ गई। और फिर वो शाम आती है जो सब कुछ बदल देती। हाँ। कहानी का ये हिस्सा बहुत तेजी से घटता है। आरव घर लौटता है और सब खाली पाता है। बैंक अकाउंट, कंपनी, घर, सब कुछ अनाया के नाम। सब कुछ। और अनाया गायब है। बस एक खत छोड़ के गई है जिसपे लिखा है, धन्यवाद मेरे सपनों को सच बनाने के लिए। ये लाइन, ये सिर्फ धोखेबाजी नहीं है, ये क्रूरता है। ये क्रूरता से भी बढ़कर है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल एनिहिलेशन है। वो क्या होता है? यानी किसी के वजूद को ही मिटा देना। उस एक लाइन ने आरफ को ये बता दिया कि जिस पहचान को वो अपनी जिंदगी का केंद्र मान बैठा था, अनाया का आरव, वो
वो असल में कभी थी ही नहीं। ओह, वो अनाया के लिए प्यार नहीं, बल्कि उसके सपनों तक पहुंचने की एक सीढ़ी मात्र था। इसीलिए उसका पतन सिर्फ आर्थिक नहीं था। सही। करोड़ों का मालिक सड़क पर आ गया, ये तो कहानी का छोटा हिस्सा है। हाँ। बड़ा हिस्सा ये है कि उसकी पहचान, उसका सेल्फ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और शायद इसीलिए सड़क पर उसकी हालत इतनी मार्मिक लगती है। वो टूटी बेंच पर सोता है, एक पुराने मग में सिक्के जमा करता है। हाँ। लेकिन रात में आज भी अनाया का नाम लेकर पूछता है, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, इतनी सजा क्यों दी? हाँ। ये सवाल अब और भी ज्यादा गहरा लगता है। बिल्कुल। वो पैसे वापस नहीं मांग रहा है, वो अपनी पहचान का सबूत मांग रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या मेरा प्यार सच था? हाँ, वो उस रिश्ते की सच्चाई पे सवाल कर रहा है, क्योंकि उसी पर उसका पूरा वजूद टिका था। ये गुस्सा नहीं है, बल्कि एक बिखरे हुए इंसान की अपने खोए हुए हिस्सों को ढूंढने की कोशिश है। वो अब भी उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कौन था और मेरे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। और फिर कई सालों बाद कहानी हमें क्लाइमैक्स पर ले आती है, आखिरी मुलाकात। जी। अनाया शहर लौटती है, अमीर और कामयाब। एक चैरिटी इवेंट में वो एक भिखारी को देखती है, फटे कपड़े, सूखी आंखें, पर चेहरे पर एक मुस्कान। वो आरव था। हाँ। अब यहाँ पर कहानी ने मुझे उलझा दिया। अनाया की आंखों में आंसू थे, शायद अपराध बोध के, लेकिन आरव, वो बस मुस्कुराया। कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले को देखकर मुस्कुरा कैसे सकता है। यही वो बिंदु है जहां कहानी एक साधारण धोखे की कहानी से ऊपर उठकर एक दार्शनिक स्तर पर पहुंच जाती है। अच्छा। आरव की वो मुस्कान हार या मजबूरी की नहीं है, वो ट्रांसेंडेंस की मुस्कान है। ट्रांसेंडेंस यानी किसी दुख या पीड़ा से ऊपर उठ जाने की। सड़क पर उन सालों में उसने कुछ ऐसा पा लिया था जो उसके पास पहले कभी नहीं था, एक स्वतंत्र पहचान। एक स्वतंत्र पहचान? हाँ, उसकी नई पहचान अब न तो करोड़पति होने पर निर्भर थी और न ही अनाया का होने पर। वो सिर्फ आरव था, जिसने अपनी सबसे बड़ी हार को झेला था और फिर भी जिंदा था। तो जब वो अनाया से कहता है, तुमने मुझे गरीब नहीं बनाया, तुमने मुझे प्यार को समझाया, तो उसका असली मतलब क्या था? ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसका मतलब पारंपरिक माफी नहीं है। वो ये कह रहा है कि तुमने मुझसे जो दौलत छीनी, वो मेरी असली दौलत थी ही नहीं, वो तो बस एक बोझ था। वाह। तुमने मुझे तोड़कर ये समझाया कि सच्चा प्यार किसी और में अपनी पहचान ढूंढना नहीं है। सच्चा प्यार पहले खुद की पहचान बनाना है, ताकि तुम किसी को कुछ दे सको। उसने ये भी सीखा कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आप असल में आजाद होते हैं। उसकी मुस्कान उस आजादी की मुस्कान थी। तो वो अनाया को एक विलन की तरह नहीं देख रहा था? नहीं, वो उसे एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट के तौर पर देख रहा था, जिसने अनजाने में उसे खुद से मिलवा दिया। वाह, ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। तो आरव ने अपनी दौलत खोई, लेकिन बदले में उसे सेल्फ अवेयरनेस या आत्मज्ञान मिला। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत की एक लाइन कहती है, प्यार कभी कभी हमें सब देता है और कभी सब छीन लेता है। आरव के मामले में तो प्यार ने उसे सब कुछ छीनकर उसे वो दिया जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें, तो ये असली अमीरी की परिभाषा को ही चुनौती देती है। सही बात है। क्या अमीरी बैंक बैलेंस में होती है, या मन की शांति में, या फिर एक मजबूत आत्म पहचान में? आरव जब करोड़पति था, तब वो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कंगाल था। और जब उसके पास कुछ नहीं था, तब उसने वो पाया जिसे कोई छीन नहीं सकता, खुद को। कहानी की आखिरी लाइन इस विचार को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। पर जो इंसान दिल से अमीर होता है, उसे कोई कंगाल नहीं कर सकता। उसने सब कुछ खोकर खुद को पा लिया। बिल्कुल। ये कहानी वाकई एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, और शायद यही इसका मकसद भी है। अगर आरव को ये सब खोने का दर्द न सहना पड़ता, तो क्या वो कभी अपनी पहचान के खोखलेपन को समझ पाता? क्या कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख सबसे बड़ी हानि से ही मिलती है? और शायद एक सवाल श्रोताओं के लिए भी, हम सब अपनी पहचान किसी ना किसी चीज से जोड़ते हैं, अपनी नौकरी से, अपने रिश्तों से, अपने स्टेटस से। अगर कल ये सब हमसे छीन लिया जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या हमारे अंदर का आरव मुस्कुरा पाएगा? ये सोचने वाली बात है।